हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ ठीक होंगे। सक्सेस विद अंजलि कुशवाहा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज क्लास में हम आपदा और आपदा प्रबंधन के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले आपदा का अर्थ जान लेते हैं। क्या होती है आपदा? किसी भी आप देखेंगे कि मानवकृत या प्राकृतिक, ठीक है, तो मानवों के द्वारा भी हो सकती है और प्राकृतिक जो क्रियाएं होती हैं उनके द्वारा भी हो सकती है। तो परिवर्तन या घटना कम समय में या अचानक से, मानवकृत या प्राकृतिक जो घटनाएं घटित होती हैं जिनसे हमें अपार जनधन की हानि होती है, उसे हम क्या कहते हैं? आपदा नाम से संबोधित करते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा में क्या लिखेंगे आप? कम समय में बिना चेतावनी के कम समय में बिना चेतावनी के प्राकृतिक या मानवकृत घटित घटनाएं या होने वाला परिवर्तन। परिवर्तन को हम किससे संबोधित करते हैं? आपदा से संबोधित करते हैं। और इसमें क्या होता है? साथ में अपार जनधन की हानि। अपार जनधन की हानि होती है। ठीक है, तो जो आपदा है, आपदा के विषय में आपको सिर्फ इतना ही जानना है कि कम समय में बिना किसी चेतावनी के प्राकृतिक या मानवकृत द्वारा घटित जो घटनाएं होती हैं या फिर जो परिवर्तन होता है, उसे हमें अपार जनधन की हानि होती है, उसे हम क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। अब इसमें आप देखें आपदा प्रबंधन के बारे में। तो आपदा प्रबंधन क्या होता है? आपदा प्रबंधन, देखो, आपदा तो वो है कि जो प्रकृति के द्वारा या किसी मानवों के द्वारा घटित जो घटनाएं होती हैं, और वो घटनाएं ऐसी आसान आपको नहीं देखने को मिलेंगी, उसमें आपको हानि बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, वो आपदा है। लेकिन आपदा आने के पूर्व, हम किसी भी आपदा आने के पूर्व उसकी व्यवस्थित तैयारी कर लेते हैं कि उससे जनधन की हानि ना हो, उससे हमें नुकसान ना हो, उसको रोकने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं किसके अंतर्गत आएंगी? आपदा प्रबंधन के अंतर्गत। प्रबंधन क्या होता है? आपदा से बचने के उपाय। तो आपदा से जो बचने के उपाय हम करते हैं, उनके लिए हम आपदा प्रबंधन कहते हैं। ठीक है, तो आपदा से बचने के उपाय, या फिर कहें प्रबंधन का अर्थ होता है प्रबंध करना। ठीक है, तो आपदा से, आपदा के नुकसान से बचाव के लिए प्रबंध करना क्या है? आपदा प्रबंधन। ठीक है, अब आपदा के प्रकार के बारे में समझते हैं। तो आपदा के प्रकार कितने प्रकार होते हैं? आपदा के दो प्रकार होते हैं। एक तो भौतिक, मतलब जो पर्यावरण संबंधित जो आपदाएं होती हैं वो होती हैं, और दूसरी जो आपदाएं होती हैं वो मानवों से संबंधित होती हैं, मतलब जिनको मानवों के द्वारा क्रियान्वित या क्रियाशील के द्वारा होती हैं। और जो आपदाएं होती हैं वो प्रकृति के द्वारा हमें मिलती हैं। तो दो प्रकार की आपदाएं होती हैं। तो जो प्राकृतिक जो आपदाएं हैं उनके बारे में हम समझते हैं। कौन सी? प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा प्रकृति के द्वारा ही निर्मित होती हैं। तो सबसे पहले आप देखें भूकंप। भूकंप जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, भू प्लस कम। तो भू धन कम। अब भू का अर्थ क्या होता है? भूमि। और कंप का अर्थ क्या होता है? कांपना। आसान शब्दों में यदि हम कहें तो भूमि का कांपना ही भूकंप कहलाता है।
भूकंप कैसे आता है, अब उस प्रोसेस को हम समझ लेते हैं। तो पृथ्वी पर जब आप देखेंगे कि जो ऊपरी धरातल होता है, अंदर का जो भाग होता है पृथ्वी के अंदर का, किन्हीं कारणोंवश वो स्थान जो है वो हिलता है, हिलता डुलता है, उसमें जो है परिवर्तन आपको देखने को मिलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। अब भूकंप आता कैसे है उसको भी हम समझ लेते हैं। जैसे ये सागर है, महासागर है, अब इसमें जल है, और जब इसमें जल है तो जल आप देखेंगे कि रिस रिस के नीचे जाएगा पृथ्वी के अंदर, और जैसे ही पृथ्वी के अंदर जल जाएगा तो आप देखेंगे कि आपने पढ़ा होगा किसी क्लास में कि जो पृथ्वी के अंदर हम जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे हमें तापमान में जो है वृद्धि देखने को मिलती है। तो तापमान में वृद्धि जैसे जैसे होगी, वहां जो ये जल रिस रिस के जाएगा अंदर, तो वहां उसकी जो है जल वाष्प बनेगी, और जल वाष्प मतलब गैस बनेगी। जैसे ही जल वाष्प में कन्वर्ट होगा वो, तो उसको जो सेम वही प्रोसेस आप देख लें, जैसे हम कुकर में जो सीटी निकालते हैं, तो वही वाली प्रोसेस हमें पृथ्वी के अंदर देखने को मिलेगी। उसी के कारण भूकंप जो है आता है। तो जब ये जलवाष्प बनेगा, जलवाष्प जैसे ही बनेगा तो उसको पृथ्वी के बाहर आना होगा, वो बाहर आएगा, तो जैसे वो बाहर आएगा तो वो जगह भी करेगा अपने लिए निकलने के लिए। और पृथ्वी के अंदर हमने आपको बताया क्लास में कि पृथ्वी के अंदर लावा भरा हुआ है, जो चट्टान खनिज पदार्थ हैं वो कैसे तरल अवस्था में, क्यों है तरल अवस्था में, क्योंकि वहां पे तापमान की अधिकता है, इस कारण से वो तरल अवस्था में है। तो जब तरल अवस्था में है तो वही जब उस स्थान से आप देखेंगे कि जब वो ये जो जल वाष्प है ये ऊपर की ओर आती है, मतलब धरातल के ऊपर आती है, और साथ में लावा भी लाती है। जैसे वो आती है तो पृथ्वी में कंपन होता है, और कंपन होने की वजह से इसे हम क्या कहते हैं, भूकंप नाम से संबोधित करते हैं। तो भूकंप के बारे में आप समझ गए होंगे। फिर दूसरे नंबर पे देख लेते हैं ज्वालामुखी। भूकंप और ज्वालामुखी दोनों मिलते जुलते हैं। ओके, अब ज्वालामुखी क्या होती है, देखो हमने अभी आपको बताया कि भूकंप क्या होता है, जैसे भूकंप की प्रक्रिया होती है सेम वही प्रोसेस है। लेकिन भूकंप ऐसे आता है कि जब जब वो जलवाष्प बाहर की ओर आती है तो पृथ्वी में कंपन होता है, उससे भूकंप आता है। लेकिन वही जलवाष्प जब अपने साथ गैस, धूल के कण, राख, धुआं और लावा, ये सारी चीजें जब अपने साथ बाहर लाती है तो पृथ्वी में आप देखेंगे कि एक छेद होगा। उस छेद से जब लावा, गैस, धूल के कण, मिट्टी, ये सब चीजें जब बाहर आती हैं तो उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी नाम से संबोधित करते हैं। उस क्षेत्र को हम कहते हैं क्रेटर। ठीक है, तो ज्वालामुखी कैसे बनता है, वही सेम प्रोसेस है कि महासागरों का जल रिस रिस के धरातल के अंदर जाता है, क्योंकि वहां पे तापमान की अधिकता है, इस कारण से वहां पे जलवाष्प का निर्माण होता है। उसी जल का जलवाष्प जैसे बनती है तो वो जलवाष्प पृथ्वी के बाहर आती है, और जैसे ही पृथ्वी के बाहर आती है तो उसी जलवाष्प के जरिए दरारें खुलती हैं, और उन्हीं दरारों में से लावा, मिट्टी, धूल, धुआं के कण, ये सारी जो चीजें हैं वो बाहर आती हैं, और जिससे क्या है, ज्वालामुखी का निर्माण होता है। फिर तीसरे नंबर पे देख लेते हैं बाढ़। बाढ़ क्या होती है, जब आप देखेंगे कि किसी क्षेत्र में सामान्य से अधिक वर्षा हो जाए, जब सामान्य से अधिक वर्षा होगी तो निश्चित बात है कि उस क्षेत्र में जल का भराव होगा, और जैसे ही जल का भराव होगा तो वहां की जो कृषि है, फसलें हैं, और लोगों का निवास है, उसके लिए नुकसान पहुंचेगा। तो उस क्षेत्र में जल का भराव हो जाएगा, तो उस क्षेत्र को हम किस नाम से संबोधित करेंगे, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के नाम से संबोधित करेंगे। तो यही प्रोसेस आप बाढ़ के बारे में भी लिखेंगे कि जब सामान्य से अधिक वर्षा होती है तो बाढ़ का नदियों का या जलाशयों का जो जल है वो उनके तटबंधों या किनारों से और दूर तक चला जाता है, और दूर तक क्षेत्र जो है कवर कर लेता है। तो उस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कहेंगे, और उस आपदा को किस नाम से संबोधित करेंगे, बाढ़ से संबोधित करेंगे। फिर है सूखा। सूखा क्या होता है, आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप देखेंगे किसी क्षेत्र में यदि जल की कमी हुई या वर्षा जो है वो सामान्य से कम मात्रा में हुई, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि जिन क्षेत्रों में वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है उन क्षेत्रों में सूखा देखने को मिलता है। सूखा प्रभावित क्षेत्र वो आते हैं वहां ना कृषि की जाती है, और ना वहां किन्हीं वनों का विकास होता है, ना ही वहां पर लोगों का निवास होता है। तो ये सारी चीजें वहां पे पॉसिबल नहीं है।
तो सूखे के अंतर्गत यही आपको देखने को मिलेगा कि जिन क्षेत्रों में सामान्य से वर्षा कम होती है या औसत वर्षा जो है 25 सेंटीमीटर से कम आपको देखने को मिलेगी, तो उन क्षेत्रों में सूखा आएगा। और उन क्षेत्रों में कौन सी आपदा आएगी? सूखा। फिर 5वें नंबर पे आप देखें भूस्खलन। क्या होता है भूस्खलन? भूस्खलन सबसे पहले देख लेते हैं कि आप देखेंगे कि जब जैसे कोई पर्वत है या हिमालय पर्वत से ही देख लेते हैं, तो हिमालय पर्वत है तो चूंकि वो अवसादी चट्टानों से निर्मित है, अवसाद से उसकी परतें लेयर लेयर एक दूसरे के ऊपर बनी है और उसकी ऊंचाई ऐसे ही है। ऐसे सागर में जो अवसाद जमा हुआ था उसी के कारण उसका निर्माण हुआ है। फिर आप देखेंगे कि जैसे जैसे वर्षा होती है तो जो उनकी जो पर्वत है उनकी मिट्टी होती है वो गीली होती है, और जैसे जैसे धूप निकलती है तो जो पर्वत है उनकी मिट्टी सूख जाती है, तो वो सिकुड़ती है और फैलती है, फिर सिकुड़ती है फिर फैलती है। तो इन्हीं कारणों के कारण फिर वो एक समय ऐसा आता है कि वो जो मिट्टी है वो उसमें उतनी क्षमता नहीं होती कि वो उसी पर जमी रहे। वो उसमें सिकुड़ना और फैलना ये दोनों प्रोसेस जब लगातार होती रहती हैं तो वही मिट्टी धरातल पर आ जाती है खिसक कर, पर्वतों के शिखर से पर्वतों के गिरिपथ तक आ गिरती है। तो उस स्थिति को हम किस नाम से संबोधित करते हैं? भूस्खलन के नाम से संबोधित करते हैं। अब देख लेते हैं सुनामी के बारे में। तो सुनामी एक ऐसी मानसूनी घटना है, आप देखें कि समुद्र में जब लहरें उठती हैं और लहरें उठती हैं तो तेजी के साथ वो मूव करती हैं। तो जब लहरें उठती हैं और साथ में यदि भूकंप आ जाए तो लहरें जो उठती हैं उनकी गति तीव्र होती है, और जब तीव्र गति होती है तो वो तटों की ओर भागती हैं लहरें। तो तटों की ओर जैसे ही भागेंगी तो तट पर जो भी स्थान या जो भी शहर बसा होगा तो वहां जाके ये प्रवेश करेंगी, वहां पे जनधन की हानि करेंगी, लोगों के लिए नुकसान होगा, उनके निवास उजड़ जाएंगे, वो बेघर हो जाएंगे। तो ये सारा जो है ये किसके अंतर्गत होता है? सुनामी के अंतर्गत होता है। और सुनामी जो आपदा है ये महासागरों में ही आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमने आज की क्लास में क्या क्या समझा? आपदा के बारे में समझा, आपदा प्रबंधन के बारे में समझा, और जितनी प्रकार की आपदाएं होती हैं, भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, सूखा, भूस्खलन और सुनामी, ये सभी के बारे में आज हमने समझा। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।